हेलो दोस्तों, मैं लखपत कुमार आपका यूपीएससी फाइटर 100 में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान के बारे में। दोस्तों, संविधान की जो पिछली वीडियो थी उसमें हमने पढ़ा था कंपनी द्वारा भेजे गए अधिनियम, उनके बारे में दोस्तों तो हमने डिटेल्स पढ़ी थी। लेकिन आज हम पढ़ेंगे ब्रिटिश ताज के द्वारा अंतर्गत या इसके द्वारा भेजे गए अधिनियम। दोस्तों, जो पहला अधिनियम भेजा गया था उस अधिनियम का नाम था भारत शासन अधिनियम 1858। दोस्तों, आज इसकी विशेषताओं की बात करेंगे। तो इसकी विशेषता, पहली विशेषता थी 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश क्राउन ने भारत का शासन कंपनी के हाथों से ले लिया। इस अधिनियम के तहत भारत की संवैधानिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए। दोस्तों, ये जो इतनी बड़ी लाइन्स मैं लिखता हूँ इसलिए लिखता हूँ क्योंकि ये चीज़ तुम्हें समझ में आए। एक एक टॉपिक तुम्हें, अगर हम इसे पढ़ेंगे, ज़्यादा लाइनों में पढ़ते हैं कोई चीज़ तो हमें ज़्यादा समझ में आता है, लेकिन वही चीज़ हमें शॉर्ट में देंगे तो शॉर्ट में समझ में आता है, कभी नहीं आता है। ये बेकार है। दोस्तों, हमें केवल समझने के लिए पढ़ना है, हमें रटना नहीं है। ये अगर हम समझ जाएंगे तो हमें आराम से कर पाएंगे ये चीज़। तो 1857 की क्रांति होती है, ठीक है। अब कंपनी कंपनी ने जो कार्य गलत किए थे उन्हीं के कारण तो वो ये क्रांति हो रही है। अब जो भारत की संसद, जो सॉरी भारत की संसद नहीं, जो ब्रिटिश की संसद जो थी, अब उसे लगा कि ये कंपनी गलत कर रही है वहाँ पर। तो अब क्या किया जाए कि अब अपने हाथों में ले लिया जाए। अब महाराज, जो ब्रिटिश की क्राउन यानी जो महारानी जो थी, राजा जो था, ठीक है, अब जो भारत का शासन जो था राजा ने अपने हाथों में ले लिया। इसीलिए कहते हैं ताज के अंतर्गत पारित अधिनियम, यानी अब जो सारे अधिनियम आएंगे उनकी देख रेख कौन करेगा? ताज। ताज यानी महारानी। अब महारानी देख रेख करेंगी, इसलिए इन एक्टों को कहते हैं ताज के अंतर्गत पारित अधिनियम। ठीक है दोस्तों। अब ये संवैधानिक व्यवस्था महत्वपूर्ण परिवर्तन। दोस्तों, अब संवैधानिक है व्यवस्था है तो वहाँ पर कुछ एक्ट आएंगे तो परिवर्तन तो होंगे, तो ये कोई मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं है। दोस्तों, अब इम्पोर्टेंट बात आती है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर उनके अधिकारों को ब्रिटिश मंत्री मंडल के एक सदस्य को सौंप दिए गए। दोस्तों, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और कोर्ट बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इनके नाम तुमने कब पढ़े थे? 1784 पढ़े थे। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 याद रखना। दोस्तों, अगर जब तुम पढ़ते हो ना तो पीछे लिंक कर एक बार जोड़ के जरूर देखना कि हमने पिछले क्या पढ़ा था और अब ये हम क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब ये दोनों पदों को समाप्त कर दिया गया, एक नया पद बना दिया गया, एक नया सदस्य मंत्रिमंडल में बना दिया गया। वो कौन था? ये नीचे जो मैं लगा रहा हूँ एरो, राज्य सचिव। इसमें दे रखा एक नया पद भारत का राज्य सचिव बना दिया गया। दोस्तों, ये राज्य सचिव कहाँ था? ब्रिटिश की मंत्रिमंडल में, ठीक है दोस्तों। अब ये कहाँ रहता था? वहीं, जब वहाँ की मंत्रिमंडल में काम करेगा तो वहीं रहेगा, ठीक है दोस्तों। ये जानने के लिए बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट इसकी बात करते हैं। तो नेक्स्ट इसकी विशेषता रही है गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर उसे वायसराय बना दिया गया। दोस्तों, अब गवर्नर जनरल नहीं है, अब कौन बचा? वायसराय। वायसराय। अब दोस्तों पूछा जाता है भारत का पहला वायसराय कौन था? तो पहला वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। दोस्तों, जब मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूँ, नाम बताता हूँ, ये नाम तुम्हें याद करना 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 है, ठीक है, ये छोड़ना नहीं है तुम्हें। नेक्स्ट इसकी विशेषता की बात करते हैं। तो नेक्स्ट इसकी विशेषता रही है शासन संबंधी कानून एवं कार्यवाहियों पर भारत सचिव की स्वीकृति अनिवार्य थी। दोस्तों, अगर कानून संबंधी कार्रवाई कोई भी करनी हो या कोई कानून बनाना हो या कुछ करना हो, उसमें राज्य सचिव की स्वीकृति लेना जरूरी थी। और राज्य सचिव कहाँ पर कार्य करता था? ब्रिटेन में। इसकी मर्जी से
भारत में कोई कानून बनेगा और या कोई बिगड़वाना हो तो बिगड़ेगा। ठीक है दोस्तों, यानी इसकी मंजूरी ज़रूरी है, इसमें ये बता रखा है। नेक्स्ट इसकी बात करें तो नेक्स्ट थी इसकी बात, सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यों की समिति का गठन किया गया। दोस्तों ये सचिव जो था ये कानून वानून बनाता था, जैसे राज्य परिषद जो थी ऐसे ही। अब इसकी सहायता के लिए 15 लोगों की समिति बनाई गई। अब इसे ये बताएगी कि ये कानून सही है या ये गलत है, सोच विचार करके ये समिति से ये बताएगी। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट बात करते हैं। अब आगे जो अगला अधिनियम आता है वो था भारत परिषद अधिनियम 1861। दोस्तों ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, जो अधिनियम आएंगे ना वो तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसकी विशेषता की बात करें तो भारत परिषद अधिनियम 1861 भारत के संवैधानिक विकास या संवैधानिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है, क्योंकि इसके द्वारा भारत सरकार की मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव रखी गई। दोस्तों इसमें सबसे पहले मंत्रिमंडलीय व्यवस्था, जो मंत्रियों का एक मंडल बनाया जाता है, जैसे मंत्रिमंडल हमारे भी यहाँ पर होता है अभी जो है, ऐसे ही व्यवस्था की नींव कहाँ से रखी गई, 1861 से। ठीक है दोस्तों, याद रखना है। नेक्स्ट विशेषता की बात करें तो कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल किया गया, परंतु गैर सरकारी रूप में। अब दोस्तों 1861 में क्या होता है कि जो कानून बनाने के लिए जो व्यक्ति जो शामिल होते थे वो पहले तो अंग्रेज ही होते थे, यानी ब्रिटेन के सारे लोग होते थे, लेकिन अब उसमें भारतीय लोगों को शामिल कर लिया गया है। अब वो भारतीय लोग पर वो कैसे रूप में है, वो गैर सरकारी रूप में, यानी प्राइवेट है, वो सरकारी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट विशेषता की बात करते हैं तो कार्यकारी परिषद के सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 5 कर दी गई। ठीक है दोस्तों, कार्यकारी परिषद में पहले कितनी थी, 4 थी, फिर 3 हुई, फिर 4 हो गई और ये हो गई 5। ठीक है दोस्तों, अब 5 कैसे कैसे है। 3 सदस्य प्रशासनिक सेवा, दोस्तों जो सिविल सेवा के जरिए जो चयनित होंगे वो होंगे। 2 सदस्य विधि संबंधी अनुभव वाले, 2 लोग वो होंगे जो कानून संबंधी उन्हें ज्ञान होगा, अनुभव होगा, वो लोग वो होंगे। ठीक है दोस्तों, 5 हो गए ये। नेक्स्ट विशेषता की बात करें तो वैभाविक प्रणाली बना दी गई। दोस्तों वैभाविक प्रणाली का मतलब होता है पोर्टफोलियो, इंग्लिश में बोलते हैं पोर्टफोलियो। अभी का देखा जाए जो जैसे कि रेलवे विभाग हो गया या मतलब आयकर विभाग हो गया, ये जो विभाग हो इनकम टैक्स और ये अलग अलग विभाग होते हैं ना, उनके जो के इनकम टैक्स वाला इनकम टैक्स को संभालेगा, और अगर मंडी विभाग हो गया या कोई मतलब जैसे विभाग होंगे, रेलवे विभाग हो गया, अपना जो विभाग है ना वो विभाग, इलेक्ट्रॉनिक विभाग हो गया, अपना विभाग अपने अनुसार वो अपना अपना काम संभालेंगे। इसे ही कहते हैं वैभाविक प्रणाली, यानी विभागों को बांटना, पोर्टफोलियो। ठीक है, ये है। नेक्स्ट बात करें तो वायसराय को विशेषाधिकार व आपात स्थिति में अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। दोस्तों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सीधा पूछा जाता है वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा मिली, तो सीधा हम कह सकते हैं 1861 के जरिए हमें ये शक्ति प्रदान हुई। ठीक है दोस्तों, ये जो मैं बता रहा हूँ सर वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। इस अधिनियम ने बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसियों को कानून बनाने की शक्ति देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की गई। दोस्तों सीधा पूछा था विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया किस अधिनियम के द्वारा स्टार्ट की गई, तो दोस्तों हम कह सकते हैं 1861 के जरिए से की गई। पहले बम्बई और मद्रास की प्रेसिडेंसियाँ जो थी कलकत्ता के अधीन काम करती थी, उन्हें कानून नहीं बना पाती थी, लेकिन अब वो अपने कानून स्वयं बना सकती हैं। ठीक है दोस्तों, स्वयं तो नहीं बनेगा लेकिन वो किसकी सहायता से, राज्य सचिव की सहायता से अपने कानून बना सकती हैं। नेक्स्ट एक्ट की बात करें तो
नेक्स्ट एक्ट आता है भारत परिषद अधिनियम 1892। दोस्तों 1892 की बात करें, इसके जो इसकी जो विशेषताएं थी उनके बारे में जानते हैं। चलो, इसकी विशेषता थी, इस अधिनियम का उद्देश्य विधान परिषदों का विस्तार करना व अधिक शक्तिशाली बनाना था। अब दोस्तों, जो विधान परिषद जो है उनको और अधिक शक्तिशाली बनाओ, क्योंकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग लेके आओ, उन्हें थोड़ा उनमें सदस्यों की संख्या बढ़ाओ और उसमें कानून बनाने की शक्ति और बढ़ाओ। ये एक इसका जो पर्पस था, इसका मतलब ये कार्ड था, ये कार्ड है। इसकी विशेषता की बात करें तो अब विशेषता नीचे आएंगी। ठीक है दोस्तों, अब विशेषताओं की बात करें तो केंद्रीय और विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। दोस्तों, जो पहले हमने देखा था 1861 में कि जो कानून बनाने के लिए सदस्य बनाए गए थे, भर्ती लिए गए थे, वो भी गैर सरकारी रूप में। दोस्तों, उन्हीं गैर सरकारी लोगों की संख्या बढ़ा दी गई है। कानून बनाने के लिए विधान परिषदों में रहेंगे तो कानून बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब गैर सरकारी रूप में बढ़ा दी गई। नेक्स्ट विशेषता की बात करें तो परिषदों के सदस्यों को कार्यपालिका के से प्रश्न पूछने की शक्ति प्राप्त हो गई। दोस्तों, जो भारतीय लोग या जो केंद्रीय विधान परिषद के जो लोग होते थे, अब वो कार्यपालिका से कानून संबंधी प्रश्न पूछ सकते थे कि मतलब ये तुम सही कर रहे हो, या ये ऐसे क्या है, ये क्यों हो रहा है, कैसे, मतलब कुछ भी प्रश्न वो पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, केवल यहाँ तक। और अब आगे बात करते हैं, नेक्स्ट जो हमारा एक्ट आया है वो था भारत परिषद अधिनियम 1909। दोस्तों, इसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं। दोस्तों, मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं, तो मार्ले मिंटो सुधार ही क्यों कहते हैं इसे? तो दोस्तों, मार्ले नाम था, वो थे सचिव। सचिव कहाँ रहते थे? ब्रिटेन में। ठीक है दोस्तों, और मिंटो कौन थे? वायसराय। वायसराय कहाँ रहते थे? भारत में। तो दोस्तों, उन दोनों के नाम को मिला करके ही कहते हैं मार्ले मिंटो सुधार। सुधार का मतलब ये सुधार नहीं है, उन्होंने कुछ चेंज किए थे। दोस्तों, अब इसकी जो विशेषता नहीं है उनके बारे में हम जानते हैं। इसकी जो विशेषता है दोस्तों, पहली विशेषता की बात करते हैं तो इस एक्ट की जो महत्वपूर्ण विशेषता रही थी सांप्रदायिकता का बीजारोपण। दोस्तों, यहाँ पर अब सांप्रदायिकता फैला दी गई, उसका बीजारोपण। या पूछा जाता है, कभी क्वेश्चन आता है सांप्रदायिकता का जनक कौन है, तो वो हम बताते हैं सीधा मिंटो को। ठीक है दोस्तों, सांप्रदायिकता का क्या होती है? धार्मिक सांप्रदायिकता तुमने सुनी होगी कि ये संप्रदाय अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ऐसा ही सुना होगा तुमने। अब नेक्स्ट इसकी विशेषता की बात करते हैं तो मुस्लिम वर्ग के लिए प्रथम निर्वाचक पृथक। दोस्तों, अलग, अब मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन होगा। दोस्तों, यही तो था सांप्रदायिकता का जनक, क्योंकि मुस्लिम जो थे उनके लिए अलग, पहले कहते थे हिंदू मुस्लिम भाई भाई। दोस्तों, अब इन्होंने सोचा कि ये भाई नहीं रहने दो, इन्हें अब अलग कर दो। अलग कैसे किया जाए? तो ऐसा किया जाए कि इनका इलेक्शन अलग करा दिया जाए, इनका चुनाव अलग करा दिया जाए, जिससे ये अपना अलग चुनाव करेंगे, अलग नेता चुनेंगे, ये अपना अलग नेता चुनेंगे, तो इनके आपस में इनके बीच मतभेद हो जाएंगे। इसीलिए उन्होंने सांप्रदायिकता का बीजारोपण करा दिया। ठीक है दोस्तों, ये बहुत फैक्ट की चीज़ है, याद रखना भी ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट इसकी विशेषता की बात करते हैं तो कार्यकारी परिषद में प्रथम भारतीय नियुक्त। दोस्तों, कार्यकारी परिषद का कार्य क्या था? कानून बनाना। ठीक है, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था। उसमें विधि सदस्य के रूप में भी थे, कितने थे? 3 लोग विधि सदस्य के रूप में थे और 2 लोग जो विधि संबंधी जो विशेष ज्ञान रखते थे या अनुभवी लोग थे, वो लोग थे। अब 3 लोगों में से एक लोग हमारे पहले भारतीय जो ऐड हुए थे वो थे सत्येंद्र नाथ सिन्हा। दोस्तों, ये नाम याद रखना है तुम्हें। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं तो वो है इसकी जाति वर्ग धर्म आदि के आधार पर पृथक निर्वाचन प्रणाली। दोस्तों, जाति के आधार पर वही हो गया,
अभी जो मेन बात इसकी है, देखो इससे ये भी रिलेटेड है और इससे ये भी रिलेटेड है। ठीक है दोस्तों, मुस्लिम वर्ग के लिए प्रथम निर्वाचन मतलब पृथक निर्वाचन था, और यहाँ पर भी जाति वर्ग धर्म आदि के आधार पर पृथक निर्वाचन। ठीक है दोस्तों, जाति के आधार पर अलग, मतलब कोई दूसरी जाति का है तो उसके लिए अलग निर्वाचन होगा, और दूसरे धर्म का है तो उसके लिए अलग निर्वाचन होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अब एक्ट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट आता है भारत शासन अधिनियम 1919। दोस्तों इसकी भी महत्वपूर्ण बहुत सारी विशेषता रही हैं, और दोस्तों ये ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, अब इस एक्ट को मॉन्टेन्यू चैम्सफोर्ड सुधार कहते हैं। दोस्तों पहला जो था मार्लियामेंटो सुधार था, अब ये हो गया मॉन्टेन्यू चैम्सफोर्ड सुधार। अब दोस्तों मॉन्टेन्यू चैम्सफोर्ड सुधार क्यों कहते हैं, तो बात करते हैं मॉन्टेन्यू कौन थे, वो थे सचिव, कहाँ पर थे, ब्रिटेन में, और चैम्सफोर्ड वो थे वायसराय, कहाँ पर थे, भारत में। ठीक है दोस्तों, अब इसकी विशेषताओं की बात करें तो विशेषताओं में सबसे पहली विशेषता, केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका। दोस्तों द्विसदनात्मक यानी दो सदन होंगे, पहला सदन था राज्य परिषद और दूसरा था केंद्रीय विधानसभा। जैसे दोस्तों अब इसके दो मतलब पार्ट हो गए विधायिका के। और नेक्स्ट इसकी विशेषता की बात करें, दूसरी विशेषता है सिविल सेवकों की भर्ती के लिए वैधानिक आयोग का गठन। दोस्तों यूपीएससी का यहाँ पर अब गठन करा दिया गया। ठीक है, और आगे बात करते हैं इसकी नेक्स्ट विशेषताओं की। तो अगली विशेषता आती है महिलाओं के लिए मताधिकार। दोस्तों ये कुछ ज़रूरी चीज़ होती हैं, जैसे पूछा जाता है महिलाओं के लिए सबसे पहले मताधिकार किस अधिनियम के द्वारा मिला, तो हम सीधा कहेंगे 1900 या भारत शासन अधिनियम 1919 के जरिए। ये सुधार था, यानी मॉन्टेन्यू चैम्सफोर्ड सुधार की बात करते हैं तो इसके लिए ये सुधार था, महिलाओं के लिए मताधिकार। ठीक है, और बात करते हैं नेक्स्ट की। तो बौद्ध सिख जैन धर्म के व्यक्तियों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल। दोस्तों अब इनके लिए इलेक्शन कमीशन अलग होगा, बौद्ध के लिए अलग होगा, सिख जैन धर्म के व्यक्तियों के लिए, इनके लिए जो बौद्ध सिख जैन जो थे इनके लिए अलग इलेक्शन कमीशन होगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे की विशेषता की बात करते हैं। नेक्स्ट इसकी विशेषता रही थी वो थी प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांटा गया। पहली विषय थी हस्तांतरित और दूसरी थी आरक्षित। ठीक है, नेक्स्ट इसकी बात करते हैं। नेक्स्ट इसकी विशेषता रही थी एक वैधानिक आयोग का गठन। दोस्तों ये जो आयोग बनाया गया था बहुत ज़रूरी है, ये अब आगे जो आएगा 1935 उसके लिए इसका बहुत बड़ा रोल होता है। इसका कार्य क्या था, एक जो वैधानिक आयोग इसका कार्य था कि इस अधिनियम की 10 साल बाद जांच करना है और इसमें ये देखना है कि इसने कितना प्रोग्रेस किया, इसने कितना लाभ लिया, और या कितना इसमें हमें लाभ मिला, इससे हानि हुई, क्या हुआ, इसने हमारे लिए क्या काम किया। ठीक है दोस्तों, इसलिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है, ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अब चलो नेक्स्ट बात करते हैं। अब आता है हमारा भारत शासन अधिनियम 1935। दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1935 की बात करें तो ये सीधा 1919 के बाद आता है। हमने तुम्हें पहले ही बताया था। अब यहाँ पर गांधी जी भी आ चुके हैं, गांधी जी सब चल रहे हैं। अब ये जो था एक्ट, ये सबसे बड़ा एक्ट था, लिखित रूप से जितने एक्ट आए हैं ना सबसे बड़ा एक्ट यही था। और इसकी बात करें तो इस एक्ट को देखा है ना, इसमें 14 तो भाग थे, इसमें 14। ठीक है, और 321 धाराएं थी इसमें, और 10 अनुसूचियां थी। दोस्तों ऐसा पूरा देखा जाए तो ये पूरा संविधान ही था, और इस संविधान का लगभग 60% हिस्सा अपने भारतीय संविधान में भी ऐड किया गया है, इसलिए भी ये मतलब बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलो इसकी महत्वपूर्णता की बात बाद में करेंगे,
और इसके जो एक्ट में जो लाने के लिए क्या क्या प्रोग्रेस रही थी और मतलब जो सारे रोल होते हैं वो हम मॉडर्न इंडिया में पढ़ते हैं, यानी आधुनिक भारत है ना, उसमें हम पढ़ेंगे सारी चीज़ें। लेकिन अब बात करते हैं, हम संवैधानिक विकास की बात कर रहे हैं, इसलिए संवैधानिक विकास में इसमें ये लेंगे कि इसमें क्या हमारे लिए महत्वपूर्ण रहा, हमारे भारतीय संविधान के लिए क्या महत्वपूर्ण रहा है, उसके बारे में बात करते हैं। तो चलो बात करते हैं इसके बारे में। इसकी पहली विशेषता रही थी सर्वप्रथम संघीय शासन प्रणाली की नींव रखी गई। दोस्तों इसमें सर्वप्रथम संघीय शासन प्रणाली की नींव रखी गई, लेकिन ये फॉलो नहीं हो पाई। क्यों फॉलो नहीं हो पाई ये संघीय शासन प्रणाली? इसलिए मतलब जो कुछ हमारे यहाँ पर जो कुछ रजवाड़ी टाइप के जो थे उन लोगों ने भारत में शामिल होने के लिए मना कर दिया। इसीलिए सर्वप्रथम संघीय शासन प्रणाली की नींव जो रखी गई थी वो नींव तो रख दी गई थी, लेकिन ये फॉलो नहीं हो पाई थी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, तो वो है केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना। दोस्तों ये चीज़ बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। सीधा पूछा जाएगा केंद्र में द्वैध शासन कब लागू हुआ, तो वो 1935। और राज्य में के द्वैध शासन कब लागू हुआ, तो वो 1919 से हुआ। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट बात करते हैं। इसकी अगली विशेषता रही है केंद्र व राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन। दोस्तों केंद्र और राज्य के बीच जो शक्तियां थीं उनका बंटवारा किया गया था। कैसे किया गया था? इसमें कुछ विषय दिए गए थे, सब्जेक्ट दिए गए थे, उन सब्जेक्टों को बांट दिया गया था। यानी पहली थी संघ सूची, दूसरी थी प्रांत सूची और तीसरी समवर्ती सूची। दोस्तों संघ सूची में केवल संघ बनाएगा, इनके लिए नियम जो कानून बनाएगा संघ बनाएगा। प्रांत सूची में जो विषय दे रखी हैं उनमें केवल प्रांत बनाएगा। समवर्ती सूची में दोनों बनाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं संघ सूची में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसमें कितने विषय हैं? 59, याद रखना है ये तुम्हें। दूसरी थी प्रांत सूची, इसमें थे 54, 54 विषय। नेक्स्ट रही है समवर्ती सूची, इसमें रहे थे 36 विषय। दोस्तों ये तीनों चीज़ बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है, इसलिए तुम्हें याद रखना बहुत 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 ज़रूरी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट इसकी विशेषताओं की बात करते हैं। तो फिर रही है अगली विशेषता रही थी संघीय न्यायालय की स्थापना। संघीय न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट एससी। ठीक है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर दी गई। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की ये क्वेश्चन पूछा जाता है स्थापना कब हुई थी, तो वो हुई थी 1 अप्रैल 1937 को। ये चीज़ याद रखना है। नेक्स्ट इसकी बात करते हैं, इसके सुप्रीम कोर्ट ने कार्य आरंभ कब से किया था, तो वो किया था 1 अक्टूबर 1937 से। ये दोस्तों ये चीज़ याद रखनी है। अब बात करते हैं बर्मा। अब नेक्स्ट इसकी विशेषता रही थी बर्मा से भारत अलग। दोस्तों 1937 से जो बर्मा, अभी जो म्यांमार कहते हैं ना, म्यांमार, वो उसे पहले बर्मा कहते थे। वो बर्मा भारत का हिस्सा था। 1937 में यानी 1935 के एक्ट के तहत 1937 में भारत से उसे अलग कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, और 1937 में ही बम्बई को 1937 में ही बम्बई को सिंध प्रांत से अलग कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ भी मैंने नहीं लिखी है इसमें, कोई बात नहीं है, तुम ऐड कर लेना, लेकिन याद रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट इसकी विशेषताओं की बात करें। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935। दोस्तों आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? ये सीधा सीधा बहुत बार क्वेश्चंस, मुझे लगता है वनडे एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर बार। तो वो थी आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935। तो दोस्तों अब इसकी स्थापना हो गई, तो इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को। 14 बैंकों का एक साथ हुआ था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट इसकी विशेषताओं की बात करें तो नेक्स्ट इसकी विशेषता रही थी दलित जातियों, महिलाओं आदि के मतलब महिलाओं, मजदूर वर्ग के लिए अलग निर्वाचन। दोस्तों
पहले क्या था, जो 1900 दोस्तों जो 1919 में जो था केवल महिलाओं के लिए जो था, लेकिन यहाँ पर अब दलितों के लिए भी, ये दलित वर्ग जो दलित जातियाँ थीं उनके लिए भी अब यहाँ पर जो अलग इलेक्शन कमीशन रहेगा या निर्वाचन आयोग रहेगा वो बना दिया गया। अब वो अलग निर्वाचन कर सकती हैं। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट एक्ट की बात करते हैं। चलो, तो अगला अधिनियम आता है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, जो दोस्तों इसके बीच बीच में जो रहा है 1935 के बाद 1937 के बीच में जो टाइम पीरियड रहा है वो हम मॉडर्न इंडिया में पढ़ेंगे, और उनके बारे में क्या क्या प्रोसेस रही, गांधी जी कैसे आए, उन्होंने क्या रहा, 1942 का मतलब दो रहते हैं। एक तो क्रिप्स 1942 के बारे में भी मैं अगली वीडियो में पढ़ाऊँगा, और कैबिनेट मिशन 1946 के बारे में भी मैं अगली वीडियो में पढ़ाऊँगा। ठीक है दोस्तों, दोनों के बारे में अगली वीडियो में बताऊँगा तुम्हें, लेकिन जो महत्व एक्ट आए हैं उन एक्टों के बारे में केवल हम अभी पढ़ने वाले हैं। तो नेक्स्ट एक्ट आता है हमारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, जो कि अंतिम था। दोस्तों इस अधिनियम की विशेषता क्या रही थी, अब ये हम बात करेंगे। तो पहली इसकी विशेषता रही थी 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा घोषणा। दोस्तों इस एक्ट की घोषणा की गई थी 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा घोषणा की गई थी कि क्या की गई थी घोषणा, वो की गई थी 21 जून 1947 को ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। ठीक है, 21 जून 1947 को ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा, ये घोषणा हो गई। अब एक और होता है, अगला क्या होता है 3 जून 1947 को माउंटेन बेटन योजना। दोस्तों इसके बाद माउंटेन बेटन योजना आती है, वो किस लिए आती है, क्योंकि इसे ना मुस्लिम लीग नामंजूर कर देती है कि हम नहीं मान रहे। तो अब उसे क्या चाहिए कि वो कहती है हमारे लिए अलग राज्य, हमें अलग एक प्रांत चाहिए। अब वो प्रांत बांटने के लिए माउंटेन बेटन योजना प्रस्तुत की जाती है। अब इस योजना को, इसे कभी कभी कहते हैं माउंटेन बेटन योजना, या उन तीन मतलब इसी को माउंट योजना के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या था, इसमें था भारत को अलग होगा और पाकिस्तान अलग होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं अगली इसकी विशेषता की। तो अगली विशेषता रही थी भारत को 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र राज्य घोषित किया गया। ये चीज़ तो याद रखने वाली है, 15 अगस्त 1947 को हमारा राज्य जो हमारा भारत था वो स्वतंत्र हुआ था। नेक्स्ट बात करते हैं ब्रिटेन में राज्य सचिव का पद समाप्त। अब बताइए, भारत में जब अधिकारी नहीं रहा तो अब राज्य सचिव क्या रहेगा, वो भी समाप्त हो गया। चलो कोई बात नहीं है, नेक्स्ट बात करते हैं नए संविधान का निर्माण होने तक दोनों देशों का प्रशासन 1935 अधिनियम से चलाया जाएगा। दोनों का मतलब समझ लेना चाहिए, दोनों, एक तो हिंदुस्तान यानी एक तो भारत, दूसरा पाकिस्तान, इन दोनों देशों का अब प्रशासन किसके तहत चलाया जाएगा, 1935 के तहत। जब तक संविधान लागू नहीं हो जाएगा, जब तक किन के नियम लागू रहेंगे, 1935 के अधिनियम के। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट जो वीडियो मिलेगी दोस्तों तुम्हें, हम बात करेंगे इससे संबंधित क्वेश्चनों की, जो कि हर एक बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अब उन क्वेश्चनों को डिस्कशन करेंगे हम अगली वीडियो में। दोस्तों अगर इस वीडियो में कोई भी कमी हो तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जब तक के लिए अगली वीडियो को आने तक के लिए जब तक के लिए धन्यवाद।